अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इन डेप्थ विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, हम बात करते हैं जब पाकिस्तान की, तो जो सबसे सरे फहरिस्त पाकिस्तान के मसाइल में सबसे बड़ा मसला है वो डेफिनेटली दहशतगर्दी है, और जिसकी रफ्तार थमने की तो दूर की बात है, कम होने को नहीं आ रही है। बड़े अरसे से इंतजार था कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर पॉलिसी बयान सामने आए, और बिल आखिर कल वो पॉलिसी बयान भी हमारे सामने आ गया। हमने हमेशा बात की है कि जब भी कोई पॉलिसी बयान आता है, चाहे वो दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुज़ाकरात की बात की जाए या दहशतगर्दी से निमटने के लिए ऑपरेशन की बात की जाए, दोनों सूरतों में जो हमारी कौम है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अवाम हैं, जो हम हैं, उन सबका एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। कल जब मैं इसी हवाले से गुफ्तगू कर रही थी अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन साहब से, और जब मैंने ये बात की कि जी सियासतदान जो है वो इस वक्त कौम को डिवाइड किए हुए हैं, तो बेहतर नहीं है कि उनको ये डिवीजन खत्म की जाए, उनको एक पेज पे लाया जाए, तो वो इस बात पे थोड़े से बरहम भी हुए कि जी आप सियासतदानों को इस तरह से आप नाम ले लेती हैं, ये फराइज सिर्फ सियासतदानों के नहीं है, सियासतदान तो एक हद तक कर सकते हैं और इसमें शायद कोई शक व शुबा भी नहीं है। सियासतदान अपनी अपनी सियासी पार्टी चला रहे हैं, अपनी अपनी सियासतें चमका रहे हैं, डेफिनेटली वो अपने अपने हर आइडियोलॉजी के तहत और अपनी अपनी नजरियाती उसमें फर्क भी होता है, उसके तहत ये तमाम चीजें करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी माशरे की इस्लाह के लिए जो उलमा इकराम है, उनका जो किरदार है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। एक बड़ी राय है जिसको वो एक राय को मुस्तहकम करते हैं और एक ओपिनियन को स्टैब्लिश करते हैं, इन तमाम चीजों को भी हमें देखना होता है। कल जब हमने इसी हवाले से कि जी पॉलिसी बयान आ गया कि मुज़ाकरात की जाए, एक और ऑप्शन दिया जाए, एक आखिरी ऑप्शन दिया जाए, इसमें ही बेहतरी है। हमने सियासतदानों से गुफ्तगू की, सियासतदानों से जाना, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अगर इफ एंड बट्स के साथ, लेकिन हमने देखा कि सब ये चाहते हैं कि जी एक मौका और दे दिया जाए। तो आज हमने ये जरूरी समझा कि हम उलमा हजरात से भी बात करें जो मुख्तलिफ मुक्तबा फिक्र से जिनका ताल्लुक है, और वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी किरदार की जो अहमियत है उसको भी हम हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हमने अपने स्टूडियोज में आज दावत दी है, जनरल सेक्रेटरी है मजलिस वहदत मुस्लिमीन के हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया जी हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाने का। मुफ्ती नईम साहब जो कि मोहतमिम है जामे बनूरिया के, वो भी हमारे साथ कराची में टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और इसी के साथ साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजहबी विंग के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, मैं शुरू अगर आपसे करना चाहूं, और मैं ये कहूं आपसे कि जी जो कल जो पॉलिसी बयान आया कि वो डेफिनेटली एक मुल्क के वजीर आजम का था, वो सियासी जमात के सरबराह भी हैं, उलमा हजरात उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली कंसर्न है इस मौजूदा दहशतगर्दी से और इसके नतीजे में होने वाली फिरकावारियत से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 4.5 महीने पहले तमाम पार्टीज का मुश्तरका इजलास बुलाया गया और वहां पर यह फैसला हुआ कि आप मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन पूरी कौम ने 4.5 महीने में देख लिया कि उस कॉन्फ्रेंस से पहले हुकूमत की किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी, कोई पेपर वर्क नहीं था, कोई इसके लिए जहनी तौर पर हमांगी नहीं थी कि किस पैटर्न पर आपने मुज़ाकरात करने हैं, कहाँ लेके जाना है, किन नुकात पर मुज़ाकरात करने हैं, ये जो 60 से ज्यादा ग्रुप्स हैं उनमें से किन ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात करने हैं, कब तक मुज़ाकरात का प्रोसेस चलेगा, और अगर मुज़ाकरात में आपको नाकामी होती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा। यानी इस पर आखिर आप इतने बड़े मसले को टैकल करने जा रहे हैं और आप आराम से ऐलान कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप किसी तरह की कोई वर्किंग नहीं करते। उसका नतीजा ये निकलता है कि 4.5 महीने में लोग गोमगो की कैफियत में रहे और टीटीपी की तरफ से मुख्तलिफ हमले हुए, सैकड़ों जाने गई, आपके फौजी भी, आपकी आवाम भी, आपकी पुलिस भी, आपकी मस्जिदें भी, और बहुत सारे इस तरह के वाकयात। अब उसके बाद जब गुज़श्ता हफ्ते टीटीपी की तरफ से आर्मी पे हमला हुआ, तो चूंकि फौज का अपना भी सरबराह बदल चुका था, इसलिए मिजाजों में तब्दीली आ चुकी थी। उसके नतीजे हमने देख लिए कि जैसे ही हमला हुआ फौजी तौर पर इधर से एक्शन लिया गया और उनके कुछ ठिकानों को मलियामेट किया गया। अब तालिबान का लबो लहजा भी आपके सामने आ गया कि पहले वाला लबो लहजा नहीं था, अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। इस सूरत हाल में अब चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे दीगर पार्टीज हो, सबके दरमियान इस तरह की एक वो डेवलप हुई कि भाई अब जब हम जा रहे हैं आर्मी एक्शन की तरफ, तो हुकूमत को चाहिए कि हमें एतमाद में लिया जाए। ये बात आपने मुसलसल सुनी होगी। लेकिन उसके बाद कल अचानक
नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि अब हम एक दफा फिर मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, और मुज़ाकरात के लिए उन्होंने 4 रुकनी टीम बना दी। उन 4 अफराद में यकीनी तौर पर सब के सब, चारों के चारों बड़े साहिब नाम शख्सियात हैं, मोतबर शख्सियात हैं, मुअस्सर शख्सियात हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेरी बात हुई है रहीमुल्लाह यूसुफजई से हुई है, दीगर साथियों से और अफराद से हुई है। कल वजीर आजम के ऐलान से पहले उनमें से बहुत सौ को ये नहीं पता था कि उनका कोई इस तरह की कमेटी में नाम भी आने वाला है। ठीक है, मतलब मुख्तसरन अगर मैं कहूँ तो जी देखिए, ये संजीदगी का आलम देखें ना कि इतने अहम इशू पर आप 4 अफराद की कमेटी बना रहे हैं, उनको खुद ये नहीं मालूम कि उनका नाम है। आपको चाहिए कि उससे पहले उनको मुकम्मल ब्रीफ करें। ठीक है, मुस्लिम शाह मोमिन साहब वो शख्सियत है जिन्होंने कहा कि मुझे तो इल्म ही नहीं हुआ, मुझे टेलीविजन से इल्म हुआ। मुफ्ती नईम साहब से भी जरा मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। मुफ्ती नईम साहब, कहा यह गया कि जी जिस तरह से अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि जी तालिबान का बराह रास्त नाम ले, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कल जितनी भी पॉलिसी बयान के तौर पे जो तकरीर नवाज शरीफ साहब की तरफ से की गई उसमें दहशत गर्दों का लफ्ज तो इस्तेमाल किया गया, तालिबान का लफ्ज कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। बहरहाल हम इसको थोड़ा सा मैं आपसे आगे चलूंगी। अब जो मुज़ाकरात की बात है, आपको इसमें कितना अमल दखल हुकूमत की संजीदगी का नजर आता है कि वाकई इस दफा हुकूमत संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है, और उस तरफ से भी जो पेशरफ्त है उसमें भी संजीदगी है, ना कि ये कि सिर्फ वो टाइम गेन हो रहा है और ये सब हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के अंदर अल्लामा अमीन शहीदी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन इतनी बात से कभी भी इत्तेफाक नहीं करूंगा कि दुनिया के अंदर ऑपरेशन और लड़ाई कहीं पर भी हल नहीं है। आप देख लीजिए ईरान और अमेरिका के दरमियान कितनी लड़ाई रही, आपस में कितने तनाज़ुर रहे, कितने मसाइल रहे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन आखिर आकर उन्होंने मुज़ाकरात ही किए। इसी तरह अमेरिका ने तालिबान से 12 साल लड़ाई की और वो भी इस बात पर आमादा हुआ कि मुज़ाकरात ही इसका हल है। तो मैं ये समझता हूँ कि जंग हल नहीं है, ऑपरेशन हल नहीं है, हल मुज़ाकरात ही है। और पहले की तरह मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत बहुत संजीदा हो गई है और मुज़ाकरात करने में, और तालिबान भी संजीदा नजर आ रहे हैं, और बाकी मुस्तकबिल की सारी बातें तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन ज़ाहिर हालात ये बताते हैं कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मुज़ाकरात के जरिए अमन व अमान कायम होगा और ये हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की फिजा है वो खत्म होगी। और अल्लाह ने चाहा तो जिन लोगों को हुकूमत में शामिल, हुकूमत ने जिन 4 अफराद को लिया गया है, जैसे अल्लामा ने भी कहा कि बहुत मारूफ और अच्छे लोग हैं और काबिल एतमाद हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके बहुत से किरदार भी रहे अफगानिस्तान के जब सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई थी उसमें भी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये कामयाब होंगे और हमें उम्मीद कामयाबी की रखनी चाहिए। मुफ्ती साहब जरा इजाजत दीजिए, जरा मैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से जरा मैं बात कर लूँ। आप किस तरह से देखते हैं? एक एलिमेंट है कि जी हुकूमत गैर संजीदगी है, उसकी वजह यह है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, मतलब कुछ तो बताया जाए ना, फिर साथ में ये कह दिया गया कि जी दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। मतलब इससे हम क्या कंसीव करें? क्या ये भी कंसीव करें कि अगर दोबारा कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो फिर ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाएंगे? ये टाइम फ्रेम ना देना कोई गैर संजीदगी है? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर हम हकायक की बुनियाद पे बात करें तो मामले को समझने में हमें बड़ी आसानी रहती है। इसी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जारी थी। पिछले कुछ दिनों पहले हमारी जो अस्करी क़ियादत के लोग हैं उन पर हमला हुआ, आपने देखा कि फौरन तेजी आ गई। इसका माना यह है कि जिस मकाम के ऊपर मजहबी लोग नाकाम हो जाए, जहां सियासतदान नाकाम हो जाए, जहां अरबाब इख्तिदार नाकाम हो जाए, वहां पता चलता है कि पाकिस्तान में असल हुक्मरानी किसकी है। माना यह हुआ कि असल जो हुक्मरान है वो लोग हैं जो हमारे गयूर बहादुर, जिनको अफवाज कहे, अस्करी क़ियादत कहे, उनके ज़ेली इदारे हैं। बहरहाल ये हकीकत है। नहीं, बिल्कुल हकीकत है। हम देखते हैं कि जब ड्रोन स्ट्राइक होती है तो सब चलता है, जब सलाला हमला होता है तो डेटा सप्लाई रुक जाती है। अब दूसरी तरफ आ जाए कि जनाब 4 अफराद का इंतखाब हुआ। हर आदमी जानता है कि इन 4 अफराद का जो इंतखाब है इसके अंदर खुद हुकूमत को किस कदर दिलचस्पी है इस मामले को आगे बढ़ाने में। अरबाब इख्तिदार तो आला कार बन रहे हैं उन इदारों के जिन इदारों ने अगर खुदा न खास्ता ये फैसला कर लिया है कि अब हमने एक्शन लेना है। अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि अभी एक्शन नहीं लेना, इसके लिए कुछ मोहलत है, तो अरबाब इख्तिदार को जरा एक मौका देते हैं, तो इसका माना यह है कि हमारे जो अरबाब इख्तिदार है इनको एक मौका दिया गया है कि आप इस तरह का एक कदम उठाएं।
اس لیے جلد بازی کے اندر وہ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ جی ایکشن کے حوالے سے 2 دن تک وزیر اعظم کی اور بات تھی، اور جب اسمبلی کی طرف آئے بڑی محنت کے بعد اور بڑی مشقت کے بعد بیرونی اسفار سے فارغ ہونے کے بعد تو فوراً اسی وقت آدھا گھنٹہ پہلے تقریر تبدیل ہوئی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور یہ فیصلے کہیں اور ہو چکے ہیں؟ مجھے ذرا بات بڑھانے دیں. مانا یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے اپنے ہی ادارے ہیں، ہمارے لیے وہ محترم ہیں. ہمیں حقیقت میں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یا اس سے پہلے اصل جو قوت نافذہ ہے وہ کون ہے. اب اصل قوت نافذہ کی جب سمجھ آ جائے گی نا تو پھر اس کے بعد تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ہماری جماعت تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ خدا را ایکشن کی طرف نہ جائیں، مذاکرات کی طرف جائیں. والصلح خیر، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، ایک جان کا قتل ہوگا، خواہ وہ مجاہدین میں سے ہو، خواہ طالبان میں سے ہو، خواہ پاکستانی ہو، خواہ پاکستان کا کوئی فوجی ادارہ ہو یا پاکستان کا. اب ایک بات میں اور بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مفتی صاحب بڑی معذرت، مجھے بابا ایکچولی بریک کا کہا جا رہا ہے، اس پہ ہم ڈیفینیٹلی طویل گفتگو کریں گے. ناظرین میں مختصر سا بریک لے لو. یہاں پہ مختلف جو طبقہ فکر کے مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں. ایک سنجیدگی کے عمل کی بھی بات کریں کہ سنجیدگی نظر آتی ہے، دوسری طرف بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ غیر سنجیدگی کا جو ایک فیکٹر ہے وہ بھی اس میں نمایاں ہے. لیکن یہاں پر مختصر سا بریک لینے کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو پھر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بے شک اگر بہت ہی زیادہ سنجیدگی ہے تو کیا پہلے سنجیدگی نہیں رہی ہے؟ اس دفعہ سنجیدگی ہے، اور اگر پہلے سنجیدگی نہیں تھی، اور اگر پہلے سنجیدگی تھی تو پہلے ہم ناکام کیوں ہوئے، اور اگر پہلی دفعہ سنجیدگی نہیں تھی تو اس دفعہ ایسی کیا بات ہوئی کہ اس میں واقعی طور پر سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ہم یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہیں، یہ آپریشن ہے، اس پاکستان کو امن چاہیے، اس پاکستان کے عوام کو امن چاہیے. لیکن جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سنجیدگی کا پہلو کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس کو جانچنا بہت زیادہ ضروری ہے. مفتی نعیم صاحب آپ فرماتے ہیں کہ حکومت اس بار واقعی سنجیدہ ہے اور جو اس نے ٹیم بنائی ہے وہ بھی بڑی اچھی شخصیات پہ مشتمل ہے، تو یقیناً اس دفعہ تو کیا پہلے حکومت سنجیدہ نہیں رہی ہے یا پہلے وہاں سے کوئی سنجیدگی نہیں دیکھی گئی، جواب نہیں دیکھا گیا؟ آپ کو اس دفعہ ہی کیوں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اس دفعہ واقعی سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، اس دفعہ جو صورتحال ہے پہلے سے بہت مختلف ہے. اس دفعہ طالبان نے خود بھی مذاکرات کی دعوت دی ہے اور انہوں نے کہا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ایک نہیں 2 مرتبہ کہا. آج بھی ان کا بیان آیا کہ ہم ان 4 افراد پر مطمئن بھی ہیں. اور اس طرح حکومت میں بھی نواز شریف نے قومی اسمبلی میں آ کر یہ اعلان کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے حکومت بھی سنجیدہ نہیں تھی، اور اس کی واضح مثال مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان ہے جو انہوں نے کہتے ہیں وزیر اعظم نے مجھے بلایا اور جب میں نے ان سے بات کی طالبان سے تو اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب نے میرا ٹیلی فون ہی نہیں اٹھایا اور مجھ سے بات نہیں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو اب صورتحال بنی ہے حکومت سنجیدہ ہے، طالبان سنجیدہ ہے، اور سب کو امید رکھنی چاہیے قوم کو کہ انشاءاللہ مذاکرات کے ذریعے کامیابی. اچھا مفتی صاحب بڑی معذرت، مجھے صرف ایک بات بتائے گا کہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ حکیم اللہ محسود کو ہلاک کیا گیا اور اس کے بعد جب مولوی فضل اللہ نے اس کی کمانڈ سنبھالی تو پھر صاف طور پر طالبان کی طرف سے آ رہا تھا کہ اب مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ کیا چیز ہے جو آج طالبان کو اس پیج پر لے آئی کہ جی ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ان پر ایک غصہ تھا اور ایک ان کے ایک بہت بڑا یعنی ان کا جو آدمی فرد تھا وہ مارا گیا. تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اس وقت جذبات کے اندر جو بھی کہہ دیتا ہے تو اس کی بات جو ہے وہ زیادہ قابل عمل نہیں ہوتی. وہ اس وقت جذباتی فیصلہ تھا. اچھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنی شورا کے اجلاس کے اندر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم مذاکرات کریں گے. نہیں، انہوں نے کہا شورا میں ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر اس کا جواب دیں گے. بظاہر جو ہمارے علم کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے شورا میں اجلاس میں کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات پر ٹھیک ہے. مفتی صاحب واپس آتی ہوں آپ کی طرف. علامہ صاحب آپ سے بھی میں اسی بات کو لے آؤں. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہم یہی دیکھتے رہے، اچھا جب سنجیدگی کی بات ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی مذاکرات بھی ہوئی ہیں اور ڈیل بھی ہوئے ہیں، ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں، پھر وہ ٹوٹے بھی ہیں. یہ سب سلسلے پچھلے 8-10 سالوں سے مستقل چل رہے ہیں.
जब कमांड चेंज होती है हकीमुल्लाह महसूद से मौलवी फजलुल्लाह पर आती है तो फिर जज्बाती रिएक्शन है, आया कि वो जिस तरह से मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि वो एक जज्बाती रिएक्शन था। अब क्या चीज उनको इस पे ले आई है, जिस तरह से कह रहे हैं कि उनकी इत्तलात है कि उन्होंने मजलिस शूरा में ये फैसला कर लिया है और इस पर डिस्कस भी कर लिया है कि जी हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कैसे आए हैं वो मुज़ाकरात पर? देखिए, 10 दिन पहले तक तालिबान के बयानात आप देख लें, मुज़ाकरात के हवाले से कोई वहां पर मुस्बत आपको रद्द अमल का मुजाहरा नहीं मिलता है। बिल्कुल। गुज़श्ता 10 दिन में कुछ वाकयात हुए और उनमें से एक फौज पर हमले का वाकया है और उस हमले के फौरन बाद फौज ने एक एक्शन लिया, तैयारे भेज के वहां पर बमबारी करवाई और बमबारी के नतीजे में बहुत सारे दहशतगर्द मारे गए और उसके बाद फिर हमारे बहुत सारी जमातों की तरफ से इस पर आवाज उठने लगी कि भाई इतना बड़ा एक्शन कैसे लिया गया। लेकिन उस एक्शन के नतीजे में आपने देखा कि उनकी तरफ से फिर नरमी पैदा हुई और अब जो है उन्होंने कल परसों बयानात दिए कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू हुकूमत के हवाले से है और उसको देखने की जरूरत है कि इस वक्त तालिबान के अंदर 60 से ज्यादा ग्रुप्स हैं। खुद आप लोगों ने बार बार इसको सुना भी है और बयान भी किया है। इन ग्रुप्स में से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो मुज़ाकरात पे कतई तौर पर राजी नहीं हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को मानते ही नहीं हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो आईन पाकिस्तान के कायल ही नहीं हैं। उनको जाहिर है बाहर की सपोर्ट हासिल है उन ममालिक की जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, लिहाजा वो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करते। अब आप जब मुज़ाकरात की बात करते हैं, ठीक है, मैंने तस्लीम कर लिया कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनसे आप मुज़ाकरात करेंगे। अब इस दौरान में आपने उन ग्रुप्स के साथ क्या सलूक करना है जो मुज़ाकरात नहीं कर रहे या मुज़ाकरात के कायल नहीं है। आपने एक ऐलान कर दिया, उस ऐलान के नतीजे में अब वो भी जाहिर है मीटिंग करेंगे, आप भी मीटिंग करेंगे, आप भी अपनी 4 रुकनी टीम को आमादा करेंगे, तैयार करेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे कि आपने कहां तक जाना है, जबकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आगे भी मैं देख रहा हूं कि अगर कल मुज़ाकरात शुरू होते हैं और इधर से वो जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो शिद्दत पसंदी की इंतहा पर हैं, वो 4 धमाके कर देते हैं, 5 खुदकुश हमले कर देते हैं, फिर आपके फौजियों को मारते हैं, आपकी मस्जिदों को तबाह कर देते हैं, आपके बाजारों पर हमला कर देते हैं। उसके बाद आपके मुज़ाकरात की स्टेज कहां पर होगी और आप कहां पर खड़े होंगे। लिहाजा मैं फिर यही बात अर्ज करूंगा कि संजीदगी अगर होती, तअक्कुल और तदब्बर अगर होता तो हम इन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए उन लोगों को जो बैरूनी इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं उनको अलग करते, उन लोगों को जो पाकिस्तान के आईन को तस्लीम करते हैं उनको अलग करते, जो पाकिस्तान के आईन को तस्लीम करके स्टेट के सामने हथियार रखते हैं उनको अलग आप करते और अलग से ट्रीट करते, और जो लोग मुकाबले में खड़े हैं और अब भी कहते हैं कि हमने कभी भी तस्लीम नहीं करना, उनसे आप अलग से ट्रीट करते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मुझे इन मुज़ाकरात का कोई ऐसा मंतिकी अंजाम नजर नहीं आता। ऐलान की हद तक है और गैर संजीदगी की इंतहा नजर आती है मुझे स्टेट लेवल पे और गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूँ। जी आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, आप फरमा दीजिए अगर कुछ कहना चाह रहे हैं ताकि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बात ये है कि जैसे कि अल्लामा शहीदी साहब ने कहा कि बहुत सारे ग्रुप हैं और पता नहीं किससे मुज़ाकरात होंगे। ये तमाम कहानियां मुस्तकबिल की कहानियां न बयान की जाए, बल्कि मुज़ाकरात की इब्तिदा की जाए। मालूम हो जाएगा मुज़ाकरात की जब इब्तिदा करेंगे कौन से ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, कौन से नहीं करते, कौन से क्या है। 50-60 साल से ये ग्रुप जितने भी हैं ये वजीरिस्तान वाले पाकिस्तान ही में रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं थे, पाकिस्तान के अंदर ही थे। ये तो अभी लेकिन मुफ्ती साहब आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि बहुत से जो ग्रुप्स हैं वो इंटरनेशनल वहां पे फंडिंग हो रही है और वहां से हो रही है जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं। इस बात यह है कि इस बारे में कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती कि हो रही है। ये सब हम मीडिया पर सुन रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं। नहीं, सिंपल सवाल है। मैं एक छोटा सा इदारा चलाना चाहता हूँ, उस इदारे को चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होती है। अब जब आप तालिबान के इतने बड़े लश्कर की बात करते हैं जिनके पास सर से लेकर पांव तक हर किस्म का असलहा मौजूद है, उनके पास हर तरह की सर्विसेज मौजूद हैं, तमाम ऐसी चीजें जो इस तरह की बड़ी जंगों में यूज होती हैं वो सारी की सारी चीजें मौजूद है। वो क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको दिए हैं या फिर
बाहर के किसी मुल्क ने दिए हैं, और फिर उनके पास जो खाने पीने का सिस्टम है, आखिर वो खेती बाड़ी तो नहीं करते, कहीं वो बिजनेस तो नहीं करते, या वो रोजे रखते हैं दिन को भी और रात को भी, और उस रोजे की कैफियत में वो जो है कितने साल गुजार रहे हैं। बहरहाल इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पहले भी जहाद के नाम पर अमरीकी डॉलर्स आते रहे, जर्नलों के भी पेट भरते रहे और लश्करों के भी पेट भरते रहे, अब भी डॉलर्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं, उन्हीं की बात करूं जो शिद्दत पसंद है और पाकिस्तान की स्टेट को नहीं मानते, मैं उनकी बात करूं। अगर उनके पास पैसा आ रहा है तो फिर आप उन पैसों की मौजूदगी में किस तरह से इन मुज़ाकरात की कामयाबी की तवक्को रख सकते हैं? ठीक है, देखिए 12 साल से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान 38 ममालिक से लड़ रहे हैं। तमाम ममालिक एक तरफ है, लासानिका अल्सोवीना कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा अल्सर के लिए पाकिस्तान की पहली रिसर्च प्रोडक्ट लासानिका अल्सोवीना मेदे के अल्सर और तजादियत को खत्म करता है। लासानिका अल्सोवीना सफूफ सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है। ठीक है, मैं इस पे भी मैं तफसील से जरा बात करूंगी। जरा मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मुझे एक बात बताएं, हम बड़े उससे कहते तो हैं कि जी मुज़ाकरात हो जाए, फिर वही वाले ग्रुप से जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते, जो पाकिस्तान की रिट को तस्लीम नहीं करते, जो रियासत की रिट को तस्लीम नहीं करते, मुज़ाकरात मशरूत होंगे गैर मशरूत होंगे, ये भी हमको नहीं बताया गया। तो मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात का पहली जो लाइन होगी वो क्या हो सकती है? क्या उनसे ये कहा जा सकता है कि आप हथियार डाल दें? क्या उनसे ये कहा जा सकता है कि आप पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर ले और रियासत के रिट को तस्लीम कर ले, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी? क्या ये पॉसिबिलिटी है? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि मैं तो अर्ज करूंगा कि अल्लाह का कुरान कहता है ए दिलू हो अक़रबु लित्तक़वा। मेरे लिए दोनों मोहतरम है, मुफ्ती साहब भी और अल्लामा साहब भी। तो एतदाल की और अदल की बात की जाए ना तो मामलात सारे वाजे हो जाएंगे। तालिबान का नुक्ता नजर क्या है वो शहीदी साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुफ्ती नईम साहब भी जानते हैं, और हर पाकिस्तानी जानता है कि उनके नजरियात क्या है। उसी के ज़िमन में उनके शराइत भी सामने आ जाएंगे। क्या वो इस मुल्क के अंदर कौन सा इस्लाम चाहते हैं, पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत तस्लीम करते हैं या नहीं करते, जिन लोगों को हमने नुमाइंदा बना के भेजा है क्या इनके ऊपर वो उनको एतमाद मिलता है या नहीं मिलता। वो हमें भी तकसीम कर देते हैं कि एक तरफ अरबाब इक़्तिदार है, एक तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, एक तरफ पाकिस्तान की अफवाज है। ये सारी बातें बिल्कुल पहले भी वाजे हैं और कुछ दिनों के अंदर बिल्कुल वाजे होकर सामने आ जाएंगी। इसलिए हमें ज्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि हम कोई ऐसे मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं जिसके बाद हम उनकी ज़हन साजी कर सकेंगे या वो हमारी ज़हन साजी कर सकेंगे। इस्लामी रियासत है, इसका एक अपना कानून है, जमहूरिया होने के हवाले से इसका एक निज़ाम है, उनका एक अपनी सोच है, वो भी हर आदमी जानता है, मैं तफसील के अंदर नहीं जाता। माना यह है कि हम इसको यूं कहते हैं अपने अरबी इस्तिलाह में कि बोद अल मशरिक़ैन है। एक तरफ हमारे नजरियात व अफकार है, हम जमहूरियत वाले हैं, हम इस्लामी रियासत वाले हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क जो है इस खूबसूरत अंदाज से चले कि इसके अंदर तमाम मकातब फिक्र के उलमा को, मशाइख को फिक्री तौर पर, दीनी तौर पर, इबादत के हवाले से आजादी होनी चाहिए। जो बेस है पाकिस्तान और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान रबूबियत का मैं समझता हूं कि नतीजा है कि रब्बुल आलमीन है, वो सब का रब है। जो हमारे भाई है तालिबान, उनका जो नुक्ता नजर है वो सबके सामने है, मुझे उसके अंदर तफसील के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ वो कहेंगे मैं बड़े अदब से कहूंगा कि वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अगर कोई आदमी कहता है मुझे मालूम नहीं है तो मैं इंशाल्लाह बड़ी तरह से बता दूं। अब जो बात करने की है, जो मैं बात बताना चाहता हूं वो ये है, मुझे जो खतरा है वो ये है कि अब ये जो 4 रुकनी कमेटी बनी है, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही से मुतालबा था। अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम साहब ने अकल से काम लिया, हुकूमत ने अकल से काम लिया। चलो हमारी बात नहीं मानी, हम सब ने उनको पगड़ी बंधाई, जिसके ऊपर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, शुक्र है उनको उस वक्त बात समझ नहीं आई। अब अमेरिका के चक्कर भी लगा लिए, इधर के चक्कर भी लगा लिए। बहरहाल हमारी अस्करी क़ियादत की वजह से एपीसी में तो ये बात तय हो गई थी ना, सारी पार्टीज इस बात पे कंसेंसस, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। इसका माना क्या हुआ? अब इसी में जरा एक बात देखें कि जमहूरी वजीर आजम भी आए ना, यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम जमहूरी जमातें अपने तमाम इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर पगड़ी बनाती हैं वजीर आजम पाकिस्तान को। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान को तौफीक नहीं होती कि वो पेशावर में जाए, कोयटे में जाए, कराची में जाए, असम्बली में आए और तालिबान के हवाले से उस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाए जो उनको हमने एक अजमत दी। लेकिन जैसे ही हमारे पाकिस्तान के अफवाज के ऊपर एक हमला हुआ, अब उसके बाद से जनाब मुफ्ती मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आखिरी बात।
مجھے جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے جن ادارے جو قوت حاکمہ ہیں، قوت نافذہ ہیں، ان کے کہنے پر انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے، اب یہ حکومت بطور اعلی کار امریکہ کی طرف بھی دیکھے گی، ہمارے عسکری افراد کی طرف اور اداروں کی طرف بھی دیکھے گی، اپنے حالات اور جس کی وجہ سے ان بیچاروں کی غربت و افلاس کی یہ کیفیت ہے آنے والے ڈالرز کی طرف بھی دیکھے گی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان اگر اب جرأت کرتے ہوئے ہمارے ان 4 افراد کو اہمیت دے کے آگے بڑھتے بھی ہیں تو پسپائی طالبان کی طرف سے نہیں ہوگی، پسپائی اس حکومت کی طرف سے ہوگی۔ پسپائی حکومت کی طرف سے ہوگی؟ حکومت کی طرف سے اس لیے پسپائی ہو جائے گی کہ جب انہوں نے شرائط پیش کرنے یہ ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے مطالبات سامنے آئے تو میرے بھی سامنے، آپ کے بھی سامنے۔ مفتی نعیم صاحب، اس میں تو ابھی تک کوئی یہ دونوں حضرات جو باتیں کر رہے ہیں یہ تمام وہ باتیں کر رہے ہیں جو مستقبل کی باتیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا قرآن مستقبل پاک کی میں نظر جو نہیں الفاظ رکھنی استعمال ہمیں؟ کیے ہیں وہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جائے پہلے ان کو صلح کراؤ، ان کے مذاکرات کرو، اگر وہ مذاکرات ناکام ہوں تو پھر دوسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ پھر ان کا آپریشن کیا جائے، یہ واضح طور پر موجود ہے۔ لہذا حکومت پسپا ہوتی ہے یا طالبان پسپا ہوتے ہیں، یہ تمام وہ مذاکراتی کمیٹی ہے، وہ بھی بڑے ہوشیار سمجھدار لوگ ہیں اور بڑے تجربہ کار ہیں۔ یہ مذاکرات جب شروع ہوں گے تو اس کے بعد ہی کوئی چیز سامنے آئے گی، اس سے پہلے باتیں کرنے کے بعد مذاکرات کو متاثر نہ کیا جائے، بلکہ مہربانی کر کر ان کو مذاکرات پر آمادہ کیا جائے کہ مذاکرات۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، 2 سوال ہیں جو میرے ذہن میں ہے، میں یہاں پہ ایک مختصر سا بریک لے لوں، بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو پھر ہم وہی بات کرنی ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ آیا یہ مذاکرات جو ہیں یہ مشروط ہوں گے یا یہ مذاکرات غیر مشروط ہوں گے؟ ٹائم فریم اس میں نہیں دیا گیا ہے، پھر اس لائن کی بھی انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ جی مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کل پالیسی بیان آیا اور سیم ڈے کراچی میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دیگر پہ حملہ ہوا، اس کی ذمہ داری بھی فوری طور پر قبول کر لی گئی۔ اگر ایسے واقعات آگے بھی ہوتے ہیں تو پھر مذاکرات کی جو بات کی جا رہی ہے اور بڑی پر امید بھی ہے، لوگ اس سے امیدیں بھی لگا لی ہیں، تو پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا فوری طور پہ وہ تبدیل ہو جائے گا؟ مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویسے ویلکم بیک ٹو دا شو۔ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات ہی واحد حل ہے، لیکن اگر مذاکرات اللہ نہ کرے یہ مذاکرات اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ ناکامی کس صورت میں ہوگی؟ کیا وہ اس صورت میں بھی ہوگی کہ مذاکرات کے پروسیس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، یا پھر یہ مذاکرات مشروط ہوں گے غیر مشروط ہوں گے؟ علامہ صاحب فرمائیے گا، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ بات کہہ سکیں؟ میں وہی سوال دہراؤں گی کہ جی آپ پہلے ہتھیار پھینکیں، آپ پہلے پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، پاکستان کی جو ریاست کی رٹ کو تسلیم کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں اور ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ کن شرائط پر ہوں گے؟ یہ دیکھیے، 2 قبیلوں کے درمیان جب مذاکرات ہوتے ہیں تو برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، 2 گروہوں کے درمیان جب ہوتے ہیں تو برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن ایک اسلامی ریاست اور اس اسلامی ریاست کے باغی گروپ کے درمیان اگر ہوں گے تو پھر یہ دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہے۔ ریاست ہے، اس کی ایک رٹ ہے، اس کی ایک صلاحیت ہے، اس کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہے عوام کی طرف سے، اور اس کے مقابلے میں جو گروہ کھڑا ہوتا ہے وہ باغی کہلاتا ہے، اور اس باغی گروپ کے ساتھ پھر آپ برابری کی سطح پہ مذاکرات نہیں کرتے۔ یہ اصولی باتیں ہیں، ان اصولی باتوں کو ہر صاحب عقل آدمی تسلیم کرتا ہے۔ جہاں تک ٹی ٹی پی کی بات ہے، انہوں نے گزشتہ اس پورے عرصے میں مختلف آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں، مختلف معاہدے ہوئے ہیں، اور ان معاہدوں کو پامال بھی کیا گیا، اور بار بار مذاکرات کے بعد پامالی کے بعد دوبارہ جنگیں لڑی گئیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ خود ایک پیج پر کھڑے نہیں ہیں۔ جب ایسا ہے تو یہاں پر ریاست تو ایک سسٹم کا نام ہے نا۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ خود ریاست بھی اس سسٹم کے ہونے کے باوجود ول اور جرأت کا مظاہرہ نہیں کر پا رہی۔ کل کے واقعے نے، پرسوں کے واقعے نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے دشمن
اور وہ قوتیں جو آپ کو پامال کرنے کے در پہ ہیں ان کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی. آپ کی خاموشی ان کی شہ کا باعث بنتی ہے اور ان کو تقویت دینے کا باعث بنتی ہے. آپ نے میں چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جتنی قتل و غارت گری ہوئی اور جتنے بے گناہ مارے گئے لوگ وزیرستان سے نہیں آئے, وہیں پر تھے. یہ ہماری حکومت کی نااہلی تھی کہ انہوں نے کوئی آپریشن نہیں کیا اپنے انہی علاقوں میں, شہری علاقوں میں جہاں پر وہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے, جہاں پر خودکش حملہ آور کی تربیت گاہ موجود تھی. گورنمنٹ نے اس سلسلے میں سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا. یہی صورتحال ادھر بھی ہے. اب بھی وقت ہے کہ اگر گورنمنٹ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور واقعی ریاست کی رٹ قائم کرے تو پھر کوئی اس میں دوسرا کلام نہیں ہے کہ کسی دہشت گرد کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ریاست کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. اس وقت ہم من حیث ریاست اور ریاست کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی کی وہ فضا نہیں دیکھتے. ہر ایک کا الگ قبلہ ہے, مجبوراً ایک ساتھ کسی میز پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کے دل مختلف سمتوں میں ہیں. اس وقت بھی سیاسی پارٹیز بھی اور اسٹیٹ کے ادارے بھی. لہذا اس وقت بھی جو بات چل رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے یہ کچھ اداروں کا بادل ناخواستہ حمایت کا اعلان ہے اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر جب ان کی طرف سے واقعی پھر انہی مذاکرات کے عمل کو سبوٹاج کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا تو نتیجتاً پھر وہی افراتفری ہوگی, عوام مرے گی, آپ کو ڈالرز ملیں گے, عوام کی مال املاک اور ان کے بچے تباہ ہوں گے اور آپ کو ڈالرز ملیں گے. ٹھیک ہے مفتی نعیم صاحب, کیا ہم یہ امید رکھیں کہ وہاں سے یہاں سے کہا گیا جی مذاکرات ہم چاہتے ہیں, امن کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں, وہاں سے آگے اطلاع کہ جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں, اب تقریباً دونوں پارٹیز اس بات پہ تو دونوں فریق تیار ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں گے, کیا کوئی فریق اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ اب جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ فی الحال رکیں گی اس وقت تک کہ آیا مذاکرات کامیاب ہو یا مذاکرات کامیاب نہ ہو یا ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے؟ کیا ہم یہ امید کریں کہ اب کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوگی, کسی معصوم جان کا ضیاع نہیں ہوگا؟ تجربہ کار لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ جب مذاکرات کریں گے تو شرائط یقیناً رکھیں گے. کوئی بھی مذاکرات دنیا میں ہوتے ہیں وہ بغیر شرائط کے نہیں ہوتے. اگر میرے اور آپ کے سامنے ابھی تک واضح نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر شرائط کے جا کر ایسی بیٹھ جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ہمیں امیدیں اچھی رکھنی چاہیے. جب میں واضح طور پر کہا کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف تھے, آخر وہ مذاکرات پر آ گئے. 38 ممالک جو ہے وہ طالبان سے مذاکرات پر آ گئے. یہ تو ہمارے ملک کے لوگ ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز دونوں طرف سے اگر ہاتھ بڑھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میرا سوال دراصل یہ تھا, مفتی صاحب شاید نہیں آپ تک پہنچا کا, میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم یہ امید کریں کہ جب تک یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو, چاہے وہ یس میں ہو چاہے وہ نو میں ہو, پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو, اس کا نتیجہ جو بھی نکلے, لیکن ایٹ لیسٹ اس پیریڈ میں اس دوران کوئی دہشت گردی کی واقعہ نہیں ہوگا اور کسی معصوم جان کا ضیاع نہیں. دیکھیں وہ قوتیں جو مذاکرات نہیں چاہتی تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں گی جیسا کہ پہلے مذاکرات شروع ہوئے تو ڈرون حملہ ہو گیا, اور وہ قوتیں ضرور ایسی چاہیں گی کہ کسی نہ کسی طرح طالبان کا نام لگا کر, فلاں کا نام لگا کر حملے کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تمام باتیں جب مذاکرات شروع ہوں گے تو کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ واقعتاً یہ دونوں میں کون مخلص ہے کون نہیں مخلص ہے. اور یہ جو طالبان کے جو گروپس ہیں, جو یہ ڈویژن ہے, جو تقریباً 52 سے زیادہ 60 کے قریب گروپس ہیں, کیا یہ تمام ایک پیج پر ہیں اور مذاکرات کے حامی ہیں؟ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کون اتنے پر ہے. جب مذاکرات شروع ہوں گے تو یقیناً پتہ چل جائے گا. جو گروپس الگ ہیں جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے, وہ الگ ہو جائیں گے, وہ شریک ہی نہیں ہوں گے اس مذاکرات میں. جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا وہ پاکستانی حکومت کے جو ٹیم ہے اس کے مذاکرات میں کیسے آئے گا وہ؟ ٹھیک ہے, بڑی اچھی آپ نے بات کر دی مفتی صاحب, بہت اچھی آپ نے بات کر دی کہ ڈیفینیٹلی جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا, جو ریاست کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتا, وہ مذاکرات کی طرف آئے گا ہی نہیں. مولوی فضل اللہ کرتے ہیں. دیکھیں جی, میں پھر وہی بات کہوں گا کہ میں نماز کے لیے مغرب کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. آخری کچھ لمحات ہیں وہ ہم ان سے بات جب میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ملا فضل اللہ پاکستان کو بحیثیت اسلامی ریاست کے مانتے ہیں یا نہیں مانتے, مجھے اس کے کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہر آدمی
अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बरकत से बाखबर है। नहीं फिर भी एक बाखबर तो है, लेकिन फिर भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, बाखबर है फिर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। जी फिर वो हमारे साथी मुफ्ती नईम साहब कहेंगे जी मुस्तकबिल के हवाले से बात करें, वो तो चलेगा ना। बात ये है कि जिस आदमी का जो नजरिया है अकीदे के हवाले से, मुल्ला फजलुल्लाह का अकीदा क्या है, उसका फिरका क्या है, पाकिस्तान के बारे में उसकी सोच क्या है, पाकिस्तान की जो अफवाह है उनके बारे में बाखबर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और हर आदमी बाखबर है। ठीक है। अब बात यह है कि जो बात मैं समझ रहा हूं वो ये है कि इस वक्त जब मुज़ाकरात के लिए हमारी हुकूमत किसी के कहने पर राजी हुई, किसके कहने पर राजी हुई वो हकीकत भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी और लोगों को मालूम भी है कि किसके कहने के ऊपर हमारी हुकूमत ने कदम बढ़ाए। सियासी जमातों की तरफ से मिलने वाले एजाज के बावजूद, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बावजूद कदम नहीं बढ़ाया गया, बल्कि तौफीक भी नहीं हुई। अब उनकी तौफीक हुई है। उन्होंने कहा कि हमने कदम बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद हमने वाकयात पे दर पे ऐसे देखे जिनमें जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी की शहादत भी थी, और उसके बाद फिर वो ड्रोन हमला था जिसमें उनके अपने जो हकीमुल्लाह महसूद कमांडर थे वो उसमें हलाक हुए थे। तो बहुत सारे हालात और वाकयात ऐसे हुए। चौधरी निसार का मैं आपका अगर नरम गोशा है वजीर आजम साहब के बारे में मैं तस्वीर कर लेता हूं, लेकिन मुझे आप बताएं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत में कितनी मुद्दत का वक्फा है? लेकिन बीच में जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी की उससे पहले का कितने का वक्फा है? उसमें तो कुछ मेरे ख्याल में जब आग लगी होती है ना, तो उस वक्त जब एजाज दिया जाता है तो उस एजाज के अंदर आदमी जल्दी करते हैं। मुज़ाकरात के हामी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि तमाम 60 ग्रुप एक पेज पर हैं और तमाम के तमाम मुज़ाकरात के लिए राजी हैं। मैं ये समझता हूं कि मुल्ला फजलुल्लाह जो उनकी जमात की तरफ से एक बात आई है कि हम सबका लीडर मुल्ला फजलुल्लाह है। अब मुल्ला फजलुल्लाह के लीडर होने के आपने यकीन कर लिया? मैं कहता हूं मैं आप खुद हौसले जन वाला आदमी हूं, मैं मनफी बात की तरफ नहीं जाता। ठीक है। मैं इस बात को मान लेता हूं कि मुल्ला फजलुल्लाह इस वक्त तमाम ग्रुप्स के चीफ है। ठीक है। मैं ये बात भी मान लेता हूं कि मुल्ला फजलुल्लाह पाकिस्तान को इस्लामी रियासत के तौर पर मानते हैं। मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि मुल्ला फजलुल्लाह को हजरत कायद आजम से एक अकीदत है। मुल्ला फजलुल्लाह के बारे में मैं ये भी मान लेता हूं पाकिस्तान की रियासत को मानते हैं और सवात में लोगों के गले काटते रहे। मैं उस पर बात भी जा रहा हूं, मैं अपनी बात भी नहीं जा रहा। मैं इस बात को भी मानता हूं कि मुल्ला फजलुल्लाह तमाम मकातब फिक्र के उलमा को उलमा इस्लाम समझते हैं। मैं ये बात भी मान लेता हूं कि मुल्ला फजलुल्लाह हर कलमा को मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसको मुसलमान समझते हैं। झगड़ा किस चीज है? यही बात मैं आपकी जबान से सुनने वाला था। अब झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि जिन लोगों से हम मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं बड़े अदब के साथ, वो इस्लाम के नुमाइंदा नहीं है, वो एक फिरके के नुमाइंदा है। उनके अंदर ये सारी बातें नहीं है जो मैंने मुस्बत के हवाले से बातें की है। मैं मनफी बात की तरफ नहीं जाता। अब मुझे भी और हजरत शहीदी साहब को भी और हजरत मुफ्ती नईम साहब को भी और आपको भी पूरी कौम को ये दुआ करनी है कि अल्लाह इन तालिबान को अक्ल सलीम अता फरमाए, ये बगावत की तरफ न जाए, ये खुरूज की तरफ न जाए, पाकिस्तान को उसी तरह इस्लामी रियासत बनाए। एक जुमला कह रहा हूं, एक मिनट सिर्फ आधा मिनट। ये उसी तरह पाकिस्तान को इस्लामी रियासत माने जिस तरह इनके बुजुर्ग मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने इस मुल्क को एक इस्लामी रियासत माना था। आखिरी बात, इनके बुजुर्ग ने कहा था कि हजरत कायद आजम बर्र सगीर का वो खुशनसीब शख्स है आलमगीर बादशाह के बाद जिसने पाकिस्तान के नाम के ऊपर एक इस्लामी स्टेट। ठीक है अल्लामा साहब, अगर आप इस पे कोई कमेंट करना चाहे तो कर दें, लेकिन आखिरी सवाल आपसे करूंगी ये कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें किसी उलमा का किरदार को क्यों नहीं रखा गया? क्या मलूज़े खातिर क्या जरूरी था या गैर जरूरी था या इसकी जरूरत नहीं थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में 4 तबकात हैं फिरके के हवाले से, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया। न बरेलवियों की, न शियों की, न अहले हदीस की इन तालिबान के साथ कोई मैचिंग नहीं है। जब मैचिंग नहीं है, राबता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, तो नतीजतन आप उन्हीं उलमा की तरफ देखेंगे जिनका ताल्लुक तालिबान के मकतब फिक्र से है और वो देवबंद के उलमा कराम हैं। अब सितमज़रीफी यह है कि देवबंद के जितने भी उलमा कराम थे वो उनसे राब्ते में थे और माजी में उन्होंने इनकी नहीं सुनी और इन्होंने भी उनको प्रोटेक्शन देने की काफी कोशिश की और नतीजतन किसी नतीजे तक, किसी हल तक ये पहुंच नहीं सके, चाहे वो समीउल हक साहब हो, चाहे वो फजल रहमान साहब हो। मुझे थोड़ी माजरत के साथ गुफ्तगू समेटनी है। सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कमेटी में किसी उलमा की जरूरत थी या रखना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त कमेटी बनी है वो एक अच्छी कमेटी है, समझदार लोगों की कमेटी है। ये अगर मुज़ाकरात करे तो किसी जानिबदारी के बगैर मुज़ाकरात करेगी, लेकिन ये मुज़ाकरात किसी नतीजे
नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब आपका भी, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपका भी, मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ है उनका भी। मुख्तसरन ये कि बहरहाल अच्छी उम्मीद हमें रखनी है कि मुज़ाकरात हो और अल्लाह करे मुज़ाकरात कामयाब भी हो। हम बार बार सिर्फ इसी बात को दोहराते हैं कि हमें अमन चाहिए, आया कि वो मुज़ाकरात के जरिए आए, आया कि वो ऑपरेशन के जरिए आए, लेकिन उसमें बहरहाल राय आमा को हमवार करना बहुत जरूरी है और उसी की शायद कोशिश भी जारी है। मुफ्ती नईम साहब ने ये बात की है कि जी जो तालिबान ने कहा था कि हमें मजलिस शूरा में हम ये अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद जवाब देंगे, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने डिस्कस कर लिया है और वो इस बात पर आ चुके हैं, ये उनकी अपनी इंफॉर्मेशन है कि वो इस बात पर आ चुके हैं कि जी वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वी होप कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम से नादिया मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।